ओके दोस्तों, आज है अपने क्लास नंबर 54 में। आज है अपना लास्ट क्लास और आज अपने अमेंडमेंट को टच करने वाले जो कि है ब्लैक मनी एक्ट और ऑनलाइन टैक्सेशन, ऑनलाइन गेमिंग का टैक्सेशन, उसको भी अपने टच करेंगे। बहुत मजा आएगा, आज का क्लास बहुत जोरदार होने वाला है और लास्ट क्लास है तो मजेदार तो होगा ही काफी ज्यादा। एंड चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने ब्लैक मनी एक्ट से। जल्दी बोलो, शुरू करें? यस, नो, नो, यस। हाँ सर, शुरू कर दीजिए सर, आज कर दीजिए। अरे अभी कहाँ जुदा, अभी लंबा सफर है। अभी हूँ, एंड तक हूँ। एंड तक हूँ डंडा लेके, टेंशन मत लो। चलो, सबसे पहले ये है मिस्टर के एस। ठीक है, कौन है? मिस्टर के एस। अब मिस्टर के एस है, इनके पास सिर्फ 150 रुपया ही है। अरे 150 रुपया में ये इस चौल में इनका एक घर है। 150 रुपया में इस चौल में इस घर में रहते हैं। कहाँ पे? नाला सुपाड़ा में। अब क्या हुआ, जैसे ही एक दिन अचानक से इनका फाइल नजर पड़ा, एओ की नजर में आया इनकी फाइल। जैसे इनकी फाइल एओ की नजर में आई तो एओ ने थोड़ी छानबीन करने शुरू की। पता चला ये मिस्टर एएस है, केएस है ये मिस्टर, और इनके पास एक चौल है जिसका भाड़ा 150 रुपया है। 150 रुपया में उस चौल में रहते। लेकिन थोड़ा फाइल डिक करते 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 तार जोड़ते, इधर उधर जोड़ते ओढ़ते 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 पता चला कि इनके पास तो प्रॉपर्टी भी है दुबई में। ये पूरी प्रॉपर्टी इन्हीं की है। ये पूरी प्रॉपर्टी इनकी है दुबई में। अब डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर तुम्हारे पास दुबई में प्रॉपर्टी है तो इसका ये मतलब होता है कि ये प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल मान लो $10 मिलियन की है। तो $10 मिलियन तुम्हारे पास आए होंगे ना कहीं से। कहीं से तो तुमने कमाया होगा। तुमने आज तक इस प्रॉपर्टी को कभी डिस्क्लोज नहीं किया है। जब भी तुम रिटर्न फाइल करते हो या कभी भी डिपार्टमेंट के सामने तुमने इस प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे खोट है तुम्हारे इंटेंशन में। तुम्हारे इंटेंशन में खोट है, तुम चाहते ही नहीं हो टैक्स देना। तुम इलीगली पैसा को हाइड कर रहे हो, बिना टैक्स दिए पैसा का हेर फेर कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी नजर में ये प्रॉपर्टी आ गई। अब प्रॉपर्टी पे टैक्स मैं कैसे लगाऊंगा? तो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाने के लिए मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि प्रॉपर्टी अगर खरीदी है तो कहीं से पैसा आया होगा तब खरीदी होगी। अब उस पैसे के बारे में तुमने गवर्नमेंट को बताया नहीं तो वो हो गई अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अब वो इनकम कहां ट्रेस करते फिरूंगा? एक काम करता हूं, स्ट्रेट अवे तुम्हारी प्रॉपर्टी पे 30% का टैक्स लगा देता हूं। ओके, तो ये समझ में आया कि स्ट्रेट अवे प्रॉपर्टी पे 30% का टैक्स लगा देगा। जैसे ये बात अपने मिस्टर केएस को बताने गए तो मिस्टर केएस बोलते हैं हमने भी पढ़ाई की है, ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी 1999 में। तुम्हें प्रॉपर्टी के बारे में पता चला 31 अक्टूबर 23 को। अब क्या 10 अपने मैक्सिमम कितना पीछे जा सकते हैं? 10 साल पीछे जा सकते हैं। तो क्या 10 साल पीछे भी जाके कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये हो गई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो इस सब को डील करने के लिए इंट्रोडक्शन हुआ ब्लैक मनी एक्ट का। पुराना एक्ट है, नया एक्ट नहीं है। ब्लैक मनी एक्ट का इंट्रोडक्शन हुआ। अपने सिलेबस में नया एक्ट, पुराना है, ठीक है। तो ब्लैक मनी एक्ट का इंट्रोडक्शन हुआ। ये ब्लैक मनी एक्ट क्या बोलता है? एक सिंपल सी बात बोलता है, एओ को पावर देता है। एओ को बोलता है जिस दिन तुमको ये प्रॉपर्टी पता चली, वो जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा, तो ये फाइनेंशियल ईयर क्या है? 23-24, इसका पहला दिन 1 अप्रैल 2024। तो जिस दिन तुमको ये प्रॉपर्टी के बारे में पता चला उस फाइनेंशियल ईयर में तुम इस प्रॉपर्टी को एसेस कर सकते हो, इस पे टैक्स निकाल सकते हो, इस पे टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। बट अब प्रॉपर्टी पे अगर अपने को टैक्स कलेक्ट करना है तो दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत ये आएगी कि अब वो तो बोल देगा कि इसका कॉस्ट जो है वो मेरे को पड़ा था सिर्फ $10,000, तो अब $10,000 पे टैक्स लगा लो। तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। $10,000 तुमने कॉस्ट बोल दिया तो 10,000 पे लगा देंगे तो तुम्हारे तो इंटेंशन ही खराब है। तुम तो पहले से ही पैसा छुपाना चाहते हो, तुम तो पहले से ही टैक्स की चोरी करना चाहते हो, तो तुम तो अभी भी गलती कॉस्ट बता रहे होगे मेरे को। तो इसको डील करने के लिए एकदम सिंपल सा फंडा बोला गया कि अगर कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम पकड़ में आ जाती है, वो किसी भी साल की इनकम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पकड़ में आ गई जिस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में उसको पकड़ के एसेस कर सकता है, चाहे वो कितनी साल पुरानी भी हो। अब जब एसेस करेगा ना तो उसको चाहिए एक वैल्यू, जिस वैल्यू पे वो 30% का टैक्स लगाएगा। और वो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों
फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2023 या कॉस्ट विच एवर इज हायर। तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2023 या कॉस्ट विच एवर इज हायर। सर ये डेट कहां से आया? तो जिस भी दिन आपको ये मिला उस फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन का फेयर मार्केट वैल्यू लेना है। जिस साल आपको ये मिला उस फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन आपका फेयर मार्केट वैल्यू होगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू या कॉस्ट विच एवर इज हायर कैलकुलेट करेंगे और 30% का टैक्स मार देंगे। 30% इज फिक्स्ड। अनडिस्क्लोज इनकम का डेफिनेशन इज फिक्स्ड, कॉस्ट इज फिक्स्ड। तो व्हाट इज नॉट फिक्स्ड, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस चैप्टर इज fair market value, and this fair market value is calculated as per rule 3। तो रूल 3 तुमको लर्न करना पड़ेगा। किसे कैलकुलेट करेंगे? रूल 3 के हिसाब से। और फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन का? 1/4/2023 अपने एग्जाम के लिए, इस बार के लिए 1/4/2023। ऐसे क्या? जिस दिन पकड़ा उस फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन पे वैल्यूएशन करेंगे। क्लियर? सिंपल एकदम। कॉस्ट दिन, कॉस्ट किस दिन का? कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, ओरिजिनल कॉस्ट जिस दिन भी तुमने खरीदा होगा उस दिन का। तो एकदम सिंपल है कि अगर एक पर्सन का अनडिस्क्लोज इनकम पकड़ता है तो उस पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। एंड 30% का जब उसमें टैक्स देंगे तो कॉस्ट या एफएमवी एज ऑन 1/4/2023 अपने एग्जाम के लिए विच एवर इज हायर पकड़ेंगे एंड उस पर देंगे। अब एफएमवी हर एक प्रॉपर्टी, हर एक एसेट के लिए अलग टाइप से निकलता है, तो उसके लिए अपने अप्लाई करेंगे रूल 3। और सबसे बेहतरीन गुड न्यूज आपके लिए यह है कि पूरे रूल 3 में एक भी ऐसा एसेट नहीं है जिसकी वैल्यू निकालना हमको आता नहीं है। हमने अभी तक हर एक एसेट की वैल्यू निकालना सीख चुके हैं हम, बस अब उसको रिफ्रेश करना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना है। और अनडिस्क्लोज इनकम के बारे में भी अपने पढ़ चुके हैं। तो टैक्स किस पे करना होगा? टैक्स पे करना होगा तुमको अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम पे 30% से। अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम क्या होती है? याद करो 139 में हमने पढ़ा था रिटर्न चैप्टर में कि एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हेल्ड इन द नेम ऑफ एसएससी और बेनिफिशियल ओनर, तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता था। तो अगर तुम्हारे पास एक एसेट आउटसाइड इंडिया है तुम्हारे नाम पे या तुम उसके बेनिफिशियल ओनर हो एंड तुमने कोई सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया अबाउट द सोर्स ऑफ द इनकम, तो एक एसेट है तुम्हारा आउटसाइड इंडिया तुम्हारे नाम पे या तुम उसके बेनिफिशियल ओनर हो, और इसका ये मतलब नहीं है कि वो अनडिस्क्लोज इनकम होगी। वो अनडिस्क्लोज इनकम कब बनेगी? जब वो अनडिस्क्लोज्ड होगी। ये तो फॉरेन इनकम का डेफिनेशन है, एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया या और एसएससी के नाम पे। तो ये तो डिस्क्लोज मतलब ये फॉरेन इनकम की डेफिनेशन है। अनडिस्क्लोज कब होगा? जब तुम कोई सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे रिगार्डिंग द सोर्स, कहां से आया, कहां से कमाया, कहां से इसको खरीदा। अगर बता देते हो और जेन्युइन है और तुमने उस पर टैक्स पे कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, तब कुछ नहीं आएगा। बट अगर नहीं सेटिस्फैक्टरली बता पाए तो वो बन जाएगा अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड उस पर 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जो वैल्यूएशन अपने करेंगे वो करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2023 अपने एग्जाम के लिए। ऐसे बोलते हैं फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर जिसमें वो एसेट असेसिंग ऑफिसर के नजर में आया, उसके फर्स्ट डे यानी 1 अप्रैल 2023 का वैल्यूएशन करेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी होगी तो ऑब्वियसली वो डॉलर्स में होगी या पाउंड में होगी, येन में होगी, अलग अलग करेंसी में होगी। तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? आरबीआई का रेफरेंस रेट यूज करके, आरबीआई का रेफरेंस रेट यूज करके। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां क्या है? An undisclosed asset located outside India shall be charged to tax on its value in previous year in which such asset comes to the notice of the assessing officer। यानी जिस दिन नोटिस में उसी साल उस पर टैक्स लगेगा। तुम हम ऐसा नहीं बोल सकते 10 साल पीछे नहीं जा सकते हैं, ऐसा कुछ कोई बहाना नहीं चलेगा। एओ देख लिया तुम सेटिस्फाई नहीं कर पाए अपने जवाब से, 30% टैक्स देना पड़ेगा अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम पे। अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम मतलब बाहर एक एसेट है जिसका मैं ओनर हूं या बेनिफिशियल ओनर। अब आते हैं रूल 3 की तरफ। वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो ये तुमको आता है, हमने ये कहां पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है जब हमने कैपिटल गेन पढ़ा है, उसमें हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा हुआ है। देखो, बुलियन ज्वेलरी प्रेशियस स्टोन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर या एनी वर्क ऑफ आर्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अदर देन इक्विटी शेयर इन कंपनी। यानी अनकोटेड अदर देन इक्विटी मतलब प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा है।
तो अनकोटेड प्रेफरेंस शेयर क्या लेना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन या ओपन मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। अब ओपन मार्केट वैल्यू कहां से पता चलेगी, तुम वैल्यूएशन रिपोर्ट ले आओ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड वैल्यूअर से, फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, तो वो अपने मान लेंगे। अच्छा देखो, बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, अनकोटेड प्रेफरेंस शेयर, अनमूवेबल प्रॉपर्टी, कॉस्ट या ओपन मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। ओपन मार्केट वैल्यू कैसे पता चलेगा, वैल्यूएशन रिपोर्ट ले आओ, कहां से, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड वैल्यूअर, कहां पे, फॉरेन कंट्री में जो है वहां का, यहां वाला नहीं, वहां वाला, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन या ओपन मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर, पढ़ा हुआ है ये वाला, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, पढ़ी हुई चीज है ये। नेक्स्ट, कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज मतलब क्या, इक्विटी शेयर भी, प्रेफरेंस शेयर भी। तो कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन या एवरेज ऑफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस ऑन स्टैब्लिश सिक्योरिटी मार्केट ऑन वैल्यूएशन डेट, विच एवर इज हायर। अब ये क्या बोल रहा है, ये मेरे को बोल रहा है ना, मान लो मिस्टर एक्स के पास फेसबुक इंक की सिक्योरिटीज मिल गई, ठीक है, ये सिक्योरिटी उसने डिस्क्लोज नहीं की थी, अपने को पता चल गया बाहर की कंपनी है। तो ये जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है ना, कहां वाली, कंट्री एक्स वाली, बाहर वाली कंट्री की, अपनी कंट्री की नहीं, कंट्री एक्स में जो ये रजिस्टर्ड है, वहां पे इसका जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू है वो लेके डिवाइड बाई 2 मार देंगे। इंडिया से कोई लेना देना नहीं, बाहर की कंट्री का रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का हाईएस्ट प्लस लोएस्ट डिवाइड बाई 2, आगे एक वैल्यू आएगा वो, या कॉस्ट विच एवर इज हायर लेना है। अब मान लो अपने तो वैल्यूएशन कर रहे 1 अप्रैल 23, अब अगर इस दिन ट्रेड नहीं हुआ तो किस दिन का वैल्यू लेंगे, तो एक दिन पहले का ले लेना, 31/3/23, 31/3/2023 का वैल्यू ले लेना। तो कोटेड इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन या एवरेज ऑफ लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस इन द एस्टैब्लिश सिक्योरिटी मार्केट इन द फॉरेन कंपनी, अपना लेने फॉरेन कंपनी में जो विच फॉरेन कंट्री में जो है, तो विच एवर इज हायर। कोई ट्रेडिंग नहीं होता है तो एवरेज एंड लोएस्ट लेना है तुमको डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द वैल्यूएशन डेट, यानी 31/3, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, तो हमने देखा वही बुलियन, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग वगैरह, इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और अनकोटेड शेयर्स अदर देन इक्विटी यानी प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन या ओपन मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर लेना है। एसडीवी नहीं लेना है, एसडीवी मत ले लेना इमूवेबल प्रॉपर्टी का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी लेना देना नहीं है, ओपन मार्केट वैल्यू लेना। क्वेश्चन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ सकता है तो फंसना नहीं, चाहो तो वहां पे लिख लो, डोंट टेक एसडीवी। अब बात करते हैं हम अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। सर अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी तो कर लिया ना, वो था अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी अदर देन इक्विटी शेयर, मतलब ये प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहा है, और सिक्योरिटी में डिवेंचर वगैरह वो सब की बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, एग्जांपल इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर के लिए अपने को क्या लेना है, देखो ये भी तुमको आता है, देखना अभी, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी विच एवर इज हायर। व्हाट विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, तो वही सिंपल है, क्या, ए प्लस बी माइनस एल डिवाइडेड बाई पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी। पढ़ेला लग रहा है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, आपने किए इसको। बुक वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट लेना है, उसमें फेयर मार्केट वैल्यू बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी लेना है, और उसमें से बुक वैल्यू माइनस कर देना है अपने को। इसके साथ कुछ एक्सेप्शन था अगर तुमको याद होगा तो, कि एसेट में क्या नहीं लेना है, लायबिलिटी में क्या नहीं लेना है। तो उसमें एक्सेप्शन में हमने क्या पढ़ा था, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, रिफंड ऑन इनकम टैक्स नहीं लेना होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लेना पड़ता। लाइबिलिटी में क्या नहीं लेना होता है, कैपिटल नहीं लेना होता है, रिजर्व सरप्लस नहीं लेना होता, कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं लेना होता, पीएफटी नहीं लेना होता है, प्रोविजन प्रोविजन अदर देन असर्टेन यानी अनअसर्टेन प्रोविजंस नहीं लेना होता है। और ये हमने कहां पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था चैरिटेबल ट्रस्ट में, जब हम 115 टीडी कर रहे थे, एग्जिट टैक्स वाला, एग्जिट टैक्स में जब हम एसेट और लाइबिलिटी कैलकुलेट करते उसमें ये पॉइंट पढ़ा था। और ये हर ही जगह होगा, हर जगह कहीं पे भी ये आएगा प्रोविजन, तो ये दो हमेशा चिपक के आएगा ही आएगा उसमें।
तो अनकोटेड इक्विटी शेयर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी विच एवर इज हायर, व्हाट विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। फॉर एग्जांपल समझ लो एक्स लिमिटेड का, तो एक्स लिमिटेड के एसेट का बुक वैल्यू प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बुलियन ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी फेयर मार्केट वैल्यू है, एसडीवी नहीं है, गलती मत कर देना, ठीक है। और बुक वैल्यू ऑफ ऑल दी लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, फिर अपना शेयर उसमें मल्टीप्लाई करके अपना शेयर निकाल लेंगे, फिर फेयर मार्केट वैल्यू या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर कर लेंगे। एक्सेप्शन में क्या वर्क करेगा, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स नहीं लेना है एसेट में, लाइबिलिटी में क्या नहीं लेना, कैपिटल रिजर्व सरप्लस कंटीजेंट लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रोविजन अदर देन असर्टेन लायबिलिटी। एग्जाम्पल करवा दीजिए सर एक तो मस्त वाला। तो ये देखिए एक बैलेंस शीट है, ठीक है, उसमें प्लांट एंड मशीनरी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एक्स लिमिटेड का शेयर है, ये वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट है, उसमें एक्स लिमिटेड का शेयर है एंड फिर वाई प्राइवेट लिमिटेड है, बाहर की कंपनी है, वाई प्राइवेट लिमिटेड के पास एक्स लिमिटेड का शेयर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और क्या है इसके पास, पेंटिंग है इसके पास, और कैश है, डेटर्स है। बताओ प्लांट एंड मशीनरी का क्या लेंगे, बुक वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू, क्या लेना है। तो प्लांट एंड मशीनरी का लेना है बुक वैल्यू, ऑल द एसेट्स का लेना है बुक वैल्यू। इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या लेना है सर, एचडीवी लेना है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इधर भी फेयर मार्केट वैल्यू लेना है। वाई लिमिटेड के बैलेंस शीट में एक्स लिमिटेड का शेयर पड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, वही ओपन मार्केट वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू सेम, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। पेंटिंग का क्या लेना है, फेयर मार्केट वैल्यू। कैश का क्या लेना है, इसका तो वैल्यू जो है वही लेना होता है, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं होता है। डेटर्स के लिए क्या लेना है, वेरी गुड, बुक वैल्यू। शाबाश, आ गया, आता तो है आप लोगों को। अब बात करें, मान लो कचड़ा सेठ के पास अपने को बैंक अकाउंट मिल जाता है फॉरेन कंट्री में, तो फॉरेन कंट्री में अगर बैंक अकाउंट मिल जाता है तो उसमें अपने को क्या लेना, उस बैंक अकाउंट के लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा। तो एक सिंपल सी बात याद रखना, वहां पे तुमको लेना पड़ेगा ऑल डिपॉजिट मेड इनटू दी अकाउंट, यानी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड लेना है, डेबिट साइड नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड लेना है। सारे डिपॉजिट जो भी उस अकाउंट्स में, उसका टोटल ले लेंगे और उस पर 30% का टैक्स चार्ज कर देंगे। तो डेबिट साइड नहीं कंसिडर करेंगे, सिर्फ क्रेडिट साइड कंसिडर करेंगे। ओके, अब बात करें वैल्यू ऑफ एन इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैंने इस पे एम्प्टी एग्जांपल ड्राफ्ट किया है, एक इसमें और इसमें, बाकी दो तो एकदम मक्खन है, बाकी सारा मक्खन है, सिर्फ एक ये और ये थोड़ा टेक्निकल है। देखो अब मान लो मिस्टर केएस एक फर्म में पार्टनर है और वो फर्म के बारे में भी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, वो फर्म है तुम्हारा यूएसए में, तो उसके बारे में भी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, तो उससे भी उनको एक जो फर्म का उनका एक इंटरेस्ट है, जो हिस्सा है फर्म का, वो भी तो टैक्सेबल होगा ना इंडिया में, बिकॉज वो फर्म का हिस्सा उन्होंने कहां से खरीदा, कहां से पैसा है उनके पास, कहीं ना कहीं से तो पैसे उन्होंने जुगाड़ के किया और उस डिस्क्लोज नहीं किया है, तो इसका मतलब होता है कि पैसा घुमाया, पैसा घुमाया तो उस पर उसको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ कुछ चीजें बुक्स में चेंज करनी है, बताऊंगा क्या, पहले पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट। अब नेट एसेट कैसे निकलता है, तो नेट एसेट कैसे निकलता है दोस्तों, ऐसे, डिट्टो सेम, बुक वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बुलियन ज्वेलरी प्रेसियस स्टोन आर्टिस्टिक वर्क, उसमें से बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी लेस करेंगे तो नेट एसेट अपने को मिल जाएगा। एक्सेप्शन सेम यही वर्क करेगा, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स नहीं लेना है, कैपिटल फंड नहीं लेना है, रिजर्व सरप्लस नहीं लेना है, कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं लेना है, पीएफटी नहीं लेना है, अनअसर्टेन प्रोविजंस नहीं लेने हैं, ये सारी चीजें अपने को नहीं कंसिडर करें। जो भी पढ़ा वही सेम फॉर्म के लिए भी यूज करेंगे, सेम तरीके से उसका नेट एसेट अपने निकाल देंगे। अब यहां से थोड़ा अलग होगा, अब नेट एसेट जो निकाला तो उसको अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमॉन्ग द पार्टनर, और मिस्टर कचड़ा सेठ का जितना है उसको अपने टैक्सेबल करेंगे, पूरे पे थोड़ी टैक्स लगाएंगे, सिर्फ जिसका उतना एसएससी का जितना हिस्सा है बस उसी पे टैक्स लगाएंगे। तो एसएससी का हिस्सा कैसे पता चलेगा, तो बोलते हैं कि अप टू कैपिटल बैलेंस, जितना उनका कैपिटल बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके ऊपर जितना भी अमाउंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने को देना है डिसोल्यूशन रेशियो को, सेकंड प्रायोरिटी अपने को देना है पीएसआर को। अगर क्वेश्चन में डिसोल्यूशन रेशियो दिया तो वो यूज करेंगे,
अगर क्वेश्चन में डिसोल्यूशन रेशियो नहीं दिया है तो पीएसआर यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल करवाऊंगा, कोई कुछ टाइप मत करना, ठीक है। पहले नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर में अप टू कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट रेशियो में। उसके बियॉन्ड जितना भी अमाउंट है फर्स्ट प्रायोरिटी में डिसोल्यूशन रेशियो में, सेकंड प्रायोरिटी पे पीएसआर रेशियो। ओके, नेट एसेट कैसे निकलेगा, सेम वैसे ही। तो बहुत तेज हो रहा है तुम, हाँ, बहुत तेज हो रहे हो, बहुत तेज। रिकॉर्डिंग वाले सोच रहे क्या हो रहा है, यूट्यूब वाले सोच रहे क्या हो रहा है, तुम सस्पेंस में रहो। ये तो हमको समझ में आया, बट सिर्फ इतना समझने से होगा नहीं ना, इसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। आ जाओ एमटी एग्जांपल पे, सारा डाउट सॉल्व हो जाएगा इसमें, ठीक है। एमटी इज अ पार्टनर इन एमटी एसोसिएट्स, अ फॉरेन फर्म along with partner K and O. Following are the assets and liability of the firm. अगर फर्म फ्यूचर में डिसॉल्व हुआ तो डिसोल्यूशन रेशियो हम यूज करेंगे 1:2:1 का, ठीक है, अगर फ्यूचर में कभी डिसॉल्व हुआ तो। अब ये है मेरे पास बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट अपने को दे रखा है तीनों पार्टनर का, रिजर्व सरप्लस बोरिंग पीएफटी क्रेडिटर्स प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग शेयर्स ऑफ जे लिमिटेड कैश एडवांस टैक्स कल्चर अपने को दे रखा है। यही तो नहीं पूछना था, के एंड ओ कौन है, ये नहीं पूछना है, क्वेश्चन पे फोकस करना है। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 100 एंड एसडीवी इज 400। प्लांट एंड मशीनरी का फेयर मार्केट वैल्यू है 1400। डब्ल्यूडीवी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 200। स्कल्पचर का ओपन मार्केट वैल्यू है 224। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ऑन जे ऑफ होगा ऑफ जे लिमिटेड इज 306। कैन यू गाइस कैलकुलेट नेट एसेट फॉर मी, नेट एसेट तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कैलकुलेट कर लो दोस्तों, पहले कैलकुलेट कर लो, इतना मेहनत से बनाया एग्जाम्पल, जब राउंड फिगर में आंसर आएगा तो मजा ही आ जाएगा। नेट एसेट निकालो, चलो रिकॉर्डिंग वालों ट्राई करो तुम लोग भी। नेट एसेट निकालो, इतना थोड़ी, इतना तो बैलेंस शीट नहीं है तो उतना एसेट का नेट एसेट मतलब होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, उतना का बैलेंस शीट नहीं है, उतना का एसेट कहाँ से निकाल रहे हो। नेटवर्थ, नेटवर्थ जिसको अपने बोलते हैं, नेट एसेट सब जोड़ देने का सर। चलो मैं करूं अब। सर एक बार आप कर देते तो मजा आ जाता, रिकॉर्डिंग वालों तुम लोग तो ये बोलोगे ही। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का क्या लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का तो बुक वैल्यू लेते हैं 250, अभी तो पढ़ा। बुक वैल्यू ऑफ ऑल दी एसेट एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ज्वेलरी बुलियन मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह शेयर्स वगैरह इन लोग का। लैंड एंड बिल्डिंग का क्या लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू कितना है इसका, या ओपन मार्केट वैल्यू 100, तो 100 लेना है अपने को, 100 ले लिया। शेयर्स ऑफ जे लिमिटेड के लिए ओपन मार्केट वैल्यू, शेयर्स एंड सिक्योरिटी का ओपन मार्केट वैल्यू लेते हैं। कैश का तो कैश लेते हैं, एडवांस टैक्स को इग्नोर ही करते हैं। स्कल्पचर का क्या लेते हैं, स्कल्पचर का ओपन मार्केट वैल्यू लेते हैं। इधर मैंने गलती कर दी, इधर होगा 224, इधर होगा 224, स्कल्पचर का है 224, ठीक है, हो गया नेट एसेट, एसेट आ गया एसेट साइड। अब लाइबिलिटी में देखते हैं, बैंक बोरोइंग कंसीडर करेंगे, रिजर्व लेते नहीं है, कैपिटल लेते नहीं है, पीएफटी लेते नहीं है, क्रेडिटर लेते हैं, तो 100 का क्रेडिटर माइनस कर देंगे।
तो इसको टोटल करेंगे, 250 प्लस 100 प्लस 306 प्लस 20। तो नेट एसेट कितना आया मेरे पास? 600। तो नेट एसेट कितना है? 600 का नेट एसेट है। मतलब इस फर्म में 600 रुपए लगे हुए हैं। 3 पार्टनर है, तीनों में बांट देंगे। अपना एसएससी एम है तो एम को टारगेट करेंगे, एम का हिस्सा पे 30% का टैक्स लगा देंगे। तो नेट एसेट हमने निकाल दिया। अब या पहले जो नेट एसेट निकाला, इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम नहीं, जो पड़ा था वैसे ही एकदम ठीक है। अब नेट एसेट मेरे पास कितना आया है? 600 आया। तो सबसे पहले अप टू कैपिटल बैलेंस जितना देखना है। तो कैपिटल बैलेंस टोटल कितना है तीनों का मिला के? 400। करेक्ट, 400 है। तो इस 400 पे अपने को लेना है कैपिटल अकाउंट का रेशियो, जो कि कितना बन रहा है? 2:1:1। ओके, तो 400 पे अपने को लेना है 2:1:1। कहां से आया सर? ये देखो, 2:1:1। ठीक है। अब इसके बियॉन्ड जो अमाउंट है, दैट इज 200, जो इसके बियॉन्ड है, उसमें अपने को लेना है, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे डिसोल्यूशन रेशियो, अगर क्वेश्चन में डिसोल्यूशन रेशियो नहीं दिया हुआ है तो पीएसआर लेना है। बट डिसोल्यूशन रेशियो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1:2:1 कंसिडर करेंगे। तो 1:2:1। चलो फटाफट बांट देते हैं इसको। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा अपना, यहाँ आएगा अपना 200, 100 और 100। ठीक है। इधर आएगा अपना 50, 150। ठीक है, करेक्ट। अपना पार्टनर को, अपना एसएससी कौन है? एम है अपना एसएससी, यानी फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले के लिए कितना फिर शेयर बन रहा है? 200 इधर, 50 इधर। यानी मिस्टर एम को अपने कितने से टारगेट करेंगे? 250 से। इस पे इनको 30% का टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। 250, 30% टैक्स, 75 रुपीज का पेमेंट करेंगे। 75 करोड़ का पेमेंट करेंगे। ठीक है। ये तो मक्खन है, मक्खन है कि मक्खन बना दिया? हाँ मक्खन है। बेयर एक्ट पढ़ाओ क्या? सिंपल, एकदम इजी। फंसेंगे कहाँ? नेट एसेट निकालने में। क्योंकि अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अभी अपने तो ब्लैक मनी एक्ट पढ़े तो इसके हिसाब से मैंने बता दिया। बट दिक्कत क्या आएगी अपने को? FMV1, FMV2 और यहाँ पे नेट एसेट, तीनों ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा एक जैसा डेटा है इन लोग का। तो क्या करना, घर पे बना लेना कंपैरिजन टाइप का, कि इसमें ये लेना, इसमें ये लेना, इसमें ये नहीं लेना, और नेट वर्थ भी। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। गड़बड़ी वहां पे होगी कि सारा डेटा एक जैसा है और उसी डेटा से सब एक्सट्रैक्ट करना पड़ सकता है। तो घबराना नहीं, अच्छे से लिख लेना कहाँ कौन सा कब यूज होगा, कहाँ ओपन मार्केट वैल्यू लेना है, कहाँ बुक वैल्यू लेना है, कहाँ एसडीवी लेनी है, कहाँ क्या लेना है, बस ये याद रखना। ठीक है। और सिंपल रखने के लिए, एचडीबी लेना ही नहीं है ब्लैक मनी एक्ट में, कहीं पे भी नहीं लेना है। ठीक है। ओके, तो डन, फॉर्म वाला डन। ठीक है। अब देखो, अब ये समझ में आ जाएगा। नेट एसेट कैलकुलेट किया, एलोकेट किया अमॉन्ग पार्टनर। कैसे एलोकेट करेंगे? अप टू कैपिटल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट रेशियो लेंगे, बियॉन्ड जितना है फर्स्ट प्रायोरिटी डिसोल्यूशन रेशियो अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो वो यूज कर लेंगे। अगर वो नहीं दिया होगा तो फिर पीएसआर यूज कर लेंगे, वो तो दिया ही होगा क्वेश्चन। ओके। अब बात करें कि अगर कोई एसेट है जिसको हमने ट्रांसफर कर दिया बिफोर वैल्यूएशन डेट, वैल्यूएशन डेट से पहले ही ट्रांसफर कर दिया, तो उस सिनेरियो में अपने को लेना है कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन या सेल प्राइस विच एवर इज हायर, जितने में बेचा वो, या कॉस्ट विच एवर इज हायर। एंड इफ ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन, मान लो मेरे को पता चला कि कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन या सेल प्राइस विच एवर इज हायर लिया जाता है, तो मैंने क्या किया, इनएडुकेट कंसिडरेशन में बेच दिया, 100 रुपया 200 रुपया में बेच दिया। तो उस सिनेरियो में तो गवर्नमेंट फंस जाएगी। तो गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात बोली, अगर कंसिडरेशन नहीं है उसमें या इनएडुकेट कंसिडरेशन है, तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। तो क्या लेना? कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन या सेल प्राइस विच एवर इज हायर। बट अगर इनएडुकेट कंसिडरेशन है या इनएडुकेट कंसिडरेशन है, तो अपने लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर लेंगे। ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जितना भी हमने पढ़ा।
तो हमने देखा बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, अनकोटेड प्रेफरेंस शेयर, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कॉस्ट या एफएमवी विच एवर इज हायर लेना है। कोटेड इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट या एवरेज विच एवर इज हायर लेना है। एवरेज किस दिन का लेना है? वही 1/4/2023। सारा कैलकुलेशन 1/4/2023 पे ही होगा। बट अगर मान लो वो ट्रेड नहीं हो रहा 1/4 को, तो 31/3 का डेट ले लेना। अच्छा, कहाँ का कहाँ ट्रेड होगा? फॉरेन कंट्री का रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। अब बात करें अनकोटेड इक्विटी शेयर के लिए, तो कॉस्ट या एफएमवी विच एवर इज हायर। अब ये एफएमवी ऑफ सिक्योरिटी क्या आपने को कंसिडर करनी है? ए प्लस बी माइनस एल डिवाइडेड, फिर अपना जितना परसेंटेज है होल्डिंग का उतना परसेंटेज अपने को ले लेना है। अब यहाँ पे अपने को क्या नहीं लेना है? टीडीएस नहीं लेना है, टीसीएस नहीं लेना है, कैपिटल रिजर्व सरप्लस कंटीजेंट लायबिलिटी पीएफटी एंड अनसर्टेन प्रोविजंस अपने को कंसिडर नहीं करना है। बुक वैल्यू ऑफ सारी एसेट लेनी है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी लेना है, और बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी लेनी है। इससे रिलेटेड अभी हमने एक एग्जांपल भी कर लिया, जो जैसे फॉर्म में किया था सेम यहाँ पे भी वही चीज यूज करेंगे, एकदम डिक्टो सेम। बैंक अकाउंट की बात करें तो सिर्फ डिपॉजिट साइड लेना है, डेबिट साइड अपने को कंसिडर नहीं करना, अपने को सिर्फ क्रेडिट साइड कंसिडर करना है। जितना रुपया जमा हुआ बस उसी पे पूरा टैक्स लगा देंगे। अगर तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है इन पार्टनरशिप फर्म, एओपी या एलएलपी में, तो नेट एसेट कैलकुलेट करो, फिर उसको एलोकेट कर दो पार्टनर में। कैसे एलोकेट करोगे? अप टू कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट रेशियो में, उसके बियॉन्ड फर्स्ट प्रायोरिटी डिसोल्यूशन रेशियो, सेकंड प्रायोरिटी पीएसआर में। ओके। अगर अपने कोई एसेट को ट्रांसफर कर दिया बिफोर वैल्यूएशन, तो कॉस्ट या सेल प्राइस विच एवर इज हायर। बट अगर इनएडुकेट कंसिडरेशन है तो फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज हायर, एंड ऑब्वियसली 1/4/2023। अब आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। फेयर मार्केट वैल्यू इन केस न्यू एसेट अक्वायर्ड फ्रॉम कंसिडरेशन रिसीव्ड। इसको समझने के लिए ना सीधा एग्जांपल की तरफ आओ मेरे साथ, यहां पे इसको अच्छे से समझेंगे। 2002 में मिस्टर एमटी एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, फ्लैट ए परचेज करते हैं यूके में 15 लाख। सर उत्तराखंड में? क्या उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम है, लंदन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मिस्टर एमटी परचेज अ फ्लैट इन लंदन 15 लाख का। 2015 में उन्होंने इस फ्लैट को बेच दिया 22 लाख में और डिपॉजिट कर दिया अमाउंट इन यूएसए बैंक, यूएसए की बैंक में जमा करवा दिया। 2021 में उन्होंने परचेज किया फ्लैट बी फॉर 35 lakhs using own fund and foreign bank balance and still holds the possession of flat B. Fair market value as on 1/4/2023 55 lakhs। ठीक है। अब 23-24 में क्या हुआ? एओ की नोटिस में आ गया ये सेट ट्रांजैक्शन, मतलब फ्लैट भी नोटिस में आ गया और फॉरेन बैंक अकाउंट भी नोटिस में आ गया, और उसमें 60 lakhs अभी तक टोटल डिपॉजिट हुआ है। वो असेसमेंट शुरू कर देता है। चलो, एमटी ने फ्लैट ए परचेज किया 15 लाख का, फ्लैट ए को 2015 में बेच दिया 22 लाख में, उस अमाउंट को बैंक में डाल दिया। फिर फ्लैट बी परचेज कर लिया 35 लाख का, वो बैंक का पैसा यूज करके और खुद का मनी यूज करके, और फ्लैट भी अभी भी उसके पास था, फेयर मार्केट वैल्यू 55 लाख है उसकी। 23-24 में एओ ने पकड़ लिया। अब 23-24 में जैसे ही एओ ने पकड़ा तो बैंक अकाउंट में उन्होंने देखा 60 लाख रुपए पड़े। अब टैक्स कैसे लगेगा? ध्यान से सुनना। एक तो सिंपल तरीका है, क्या कर सकते हैं? कॉस्ट या एफएमवी विच एवर इज हायर, तो 22 लाख फ्लैट ए का, फिर क्या है अपना कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर 55 लाख फ्लैट बी का, और 60 लाख सारे डिपॉजिट है अपने बैंक अकाउंट में, तो वो अपने ले लेते हैं 60 लाख। तो ए का, बी का और ये बैंक का अनडिस्क्लोज्ड मान के टोटल करके 30% चार्ज कर देते हैं। 22 + 55 + 60 137। बट ध्यान से देखो हुआ क्या है, चीज समझो। 22 लाख रुपए जो उसको मिले हैं वो उसने बैंक में जमा करवा दिए, करेक्ट। और उसी पैसे को इसने यूज कर लिया बी के लिए भी, बी भी उसी उसी पैसे से इसने खरीदा था। तो यहां थोड़ा गलत कैलकुलेशन हो जाएगा, मैथमेटिकली भी गलत हो जाएगा एंड टैक्स वाइज भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज पे 2 से 3 बार टैक्स लग जा रहा है, 2 बार टैक्स लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे कि एक बेटर तरीके से ये हो पाए? तो पहली बात देखो, 15 लाख का जो फ्लैट ये था और 22 लाख में उसने बेचा और उस पैसे को उसने बैंक में डाल दिया, यानी अल्टीमेटली वो पूरा पैसा कहां चला गया है? इस 60 lakhs में वो पूरा पैसा चला गया है। हम मानते 60 lakhs में वो पूरा पैसा चला गया। अब 60 lakhs में जब ये पैसा गया है तो इस पैसे को इसने यूज किया है फॉर परचेज ऑफ फ्लैट बी।
35 लाख का फ्लैट भी इसने खरीदा है। तो अब जब अपने को पूरी तरह से ट्रेस हो गया फ्लैट भी, तो इस 60 लाख में अपने 35 लाख माइनस कर सकते हैं, बिकॉज अपने को पता दिख रहा है, सामने सामने दिख रहा है कि इसको इसमें इसने यूज कर लिया। जनरली टोटल डिपॉजिट लेते हैं, डेबिट साइड नहीं लेते, बट यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 35 लाख को यहाँ पे इसने फ्लैट बी के लिए यूज किया। अब फ्लैट बी के लिए 35 लाख में हमने फ्लैट बी खरीदा ना, ये देखो परचेज फ्लैट बी फॉर 35 लाख। तो 35 लाख में हमने फ्लैट बी खरीदा, तो 35 लाख को हमने यूज किया है 60 लाख में, ये साफ साफ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 60 माइनस 35, तो बैंक को चार्ज करेंगे 25 लाख से। ठीक है, अब क्या हुआ, बैंक भी तो पकड़ में आया है 60 लाख का, 60 लाख का बैंक भी पकड़ में आया। तो उसके लिए हमने देखा 60 माइनस 35, रिमेनिंग जो बचा अपना 25 लाख, इसको हमने चार्ज कर दिया बैंक के लिए। तो बैंक वाला क्लोज, जो अपने को बैंक मिला था अनडिस्क्लोज, उसके लिए 25 लाख का टैक्स, 25 लाख पे टैक्स पे कर देगा। और क्या मिला, फ्लैट बी मिला अपने को। अब फ्लैट बी जो अपने को मिला है, वो मिला है 35 या 55 लाख, विच एवर इज हायर, तो 55 लाख पे मिला है। तो हमने 55 लाख फ्लैट बी के लिए चार्ज कर दिया। तो 55, तो टोटल कितना हुआ 80। तो देखो उसको टैक्स 137 पे नहीं देना है, 80 पे टैक्स देना है, 137 पे वो टैक्स नहीं देगा। ठीक, 22 भी बैंक में है ना, हाँ तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड ले लिया ना, 60 लाख में सब इंक्लूड हो गया ना, जब क्रेडिट साइड लिया तो 22 लाख भी इंक्लूड हो गया, जितना पेमेंट आया सारा ही इंक्लूड हो गया, जितना भी उसके अकाउंट में पेमेंट आया वो सारा इंक्लूड हो गया। तो 60 लाख में वो आ गया, 35 लाख का घर खरीदा था तो 25 लाख रुपया बचा बैंक में, और प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन तो अलग से होगा 55 लाख, कॉस्ट या एफएमवी विच एवर इज हायर 55 लाख, तो बना 80 लाख। तो 80 लाख पे उसको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट और बैंक अकाउंट रिड्यूस बाय द अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट। अब ये लाइन रीड करो, देखो समझ में आ गया क्या लिखा हुआ। क्लियर, एकदम मक्खन की तरह। ओके, कोई डाउट इस एग्जांपल में? नहीं नहीं, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। बैंक के लिए टोटल डिपॉजिट लेस न्यू एसेट का प्राइस, न्यू एसेट जो खरीदा 35 लाख में, इसका कॉस्ट, टोटल डिपॉजिट 35 लाख का जो एसेट खरीदा माइनस करके 25 लाख आ गया बैंक का, वो ले लो। और जो नया एसेट है उसको तो अलग से वैल्यू करना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू या कॉस्ट विच एवर इज हायर। तो 55 लाख आया तो 55 लाख ले लो, टोटल हो गया 80 लाख, तो 80 लाख पे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर, ओके, हाँ जी सर समझ में आ गया। ओके, चलो अभी क्विक रिवीजन करते हैं, बस खत्म हो गया और कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत अब बाकी है, इधर उधर का रीडिंग और क्वेश्चन आंसर। 15 लाख के फ्लैट का सोर्स, इसीलिए तो टैक्स लगा रहे, उसमें अनडिस्क्लोज है तभी तो उस पर टैक्स लग रहा है, तो पैसा आया कहां से? तो क्या होगा, कोई भी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है जो तुम्हारे नाम पे, या तुम बेनिफिशियल ओनर हो, सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं देते, उस पर तुमको अनडिस्क्लोज इनकम बोलते हैं, उस पर तुमको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। वैल्यू किस दिन का निकालेंगे, 1/4/2023 का वैल्यू निकालेंगे, रेफरेंस आरबीआई का यूज करेंगे। और ये प्रॉपर्टी कब खरीदा था वो मैटर नहीं करता, एओ की नजर में किस दिन आया वो मैटर करता है, जिस दिन आया उसी फाइनेंशियल ईयर पे उस पे टैक्स लगा देंगे अपने। अब बस वैल्यूएशन करना है, वैल्यूएशन का रूल नंबर है 3, रूल नंबर 3 के हिसाब से बुलियन ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल ड्राइंग, पेंटिंग, अनकोटेड प्रेफरेंशियल इमूवेबल प्रॉपर्टी, कॉस्ट या ओपन मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, वैल्यूएशन रिपोर्ट ले आना, रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट वैल्यूअर का, उस कंट्री का, अपने कंट्री का नहीं। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कोटेड वाला, कॉस्ट या एवरेज विच एवर इज हायर ले लेना अपने को, और कहाँ का, वहां का रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का, अपना वाला नहीं। ठीक है, फिर अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी एंड अनकोटेड इक्विटी शेयर के लिए अपने लेंगे कॉस्ट या एफएमवी ऑफ सिक्योरिटी विच इज हायर, एफएमवी ऑफ सिक्योरिटी में क्या लेंगे, बुक वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट, फेयर मार्केट वैल्यू ज्वेलरी, बुलियन, आर्टिस्टिक वर्क, सिक्योरिटीज, शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड लेस करेंगे बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, और अपना शेयर मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। ये हमने ऑलरेडी 115 टीडी में पढ़ रखा है चैरिटेबल ट्रस्ट में। एंड एक्सेप्शन वही, टीडीएस टीडीएस एडवांस टैक्स नहीं लेना है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लेना है, कॉर्पस नहीं लेना है, रिजर्व सरप्लस नहीं लेना है, कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं लेना है, पीएफटी नहीं लेना है, प्रोविजन अदर देन असर्टेन नहीं लेना है। बैंक में क्या लेना है, सारे डिपॉजिट लेना है, डेबिट साइड नहीं है, सारे डिपॉजिट लेना है, बस एक एक्सेप्शन है, एक एसेट बेच के दूसरा एसेट जब लिया उस वाले में एक्सेप्शन है, उस समय नया एसेट का कॉस्ट माइनस कर सकते हैं। ठीक है,
अब वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, तो पहले नेट एसेट कैलकुलेट करो जैसे अभी ऊपर पड़ा वैसे ही, फिर एलोकेट कर दो पार्टनर में अप टू कैपिटल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट रेशियो, बियॉन्ड दैट फर्स्ट प्रायोरिटी डिसोल्यूशन रेशियो, सेकेंडरी प्रायोरिटी पीएसआर। वैल्यूएशन डेट से पहले एसेट ट्रांसफर कर दिया तो सेल प्राइस या कॉस्ट विच एवर इज हायर, बट तुम चालाक हो, तुमने इनएडुकेट कंसिडरेशन किया तो भैया फिर फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, सीधी सी बात है। एंड इसी के साथ वैल्यूएशन वाला पूरा पॉइंट होता है खत्म। अभी आते हैं नीचे की तरफ। अब अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और किस किस को अपने बोलेंगे। हाँ फॉरेन, सब फॉरेन का, फॉरेन की बात चल रही। तो कोई भी इनकम फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया होता है और तुमने डिस्क्लोज नहीं किया रिटर्न में अंडर सेक्शन 139(1) या बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न में, या कोई भी इनकम फ्रॉम सोर्स आउटसाइड इंडिया होता है रिक्वायरिंग अ रिटर्न अंडर 139 बट नो रिटर्न इज फाइल। याद है एक रिटर्न कंपलसरली अपने को जमा करना पड़ता था जब अपना एसेट आउटसाइड इंडिया हुआ करता था, तो वो तुमने लगाया नहीं। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, तुमने रिटर्न लगाया, तुमने बताया नहीं। सेकंड में बोल रहा है तुमने रिटर्न ही नहीं लगाया। वैल्यू ऑफ एनी अनडिस्क्लोज एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो ये सारे अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स होते हैं। ओके, अब इसमें परमिसेबल डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज एसेट क्या क्या है, क्या क्या चीजें माइनस कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां ध्यान देना, ठीक है। अब कोई भी अनडिस्क्लोज्ड अगर इनकम पकड़ में आती है, बट अगर एसएससी प्रूव कर देता है कि इसके टैक्स मैंने इसका कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स मैंने पहले ही पे कर दिया, कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया था प्रीवियस पहले के सालों में, तो उतना अपने को माइनस करने मिलेगा। अब वो कैसे माइनस होगा ना, यही ट्रिक है, यही सीखना और इससे क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, ठीक है। एनी इनकम असेस्ड और असेसेबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स प्रायर टू द असेसमेंट ईयर अंडर द एक्ट, एनी इनकम असेसेबल और असेस्ड टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, तो उतना अपने डिडक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज्ड एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अब कैसे निकालेंगे डिडक्शन, तो डिडक्शन निकालने के लिए एसेसेबल फॉरेन इनकम डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू वैल्यू ऑफ एसेट। कंफ्यूज हो जाओगे, सीधा एग्जांपल की तरफ आओ। मिस्टर ए एक्वायर करता है हाउस प्रॉपर्टी फॉर 60 lakhs इन 12-13, आउट ऑफ दिस 35 lakhs वर एसेस टू टैक्स इन द प्रीवियस ईयर 12-13 एंड अर्लियर ईयर्स। In 23-24 the value of house property is 120 lakhs, तो वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितना है, 120 lakhs। ओके, अब देखो 12-13 में 60 लाख की प्रॉपर्टी थी, 35 लाख मैंने ऑलरेडी अर्लियर ईयर में बता दिया। 23-24 में 120 लाख पकड़ में आया, मतलब पकड़ में आया, वैल्यू 120 लाख थी। तो पहली बात तो 120 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू 120, तो 120 पे तुमको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट बोलती है हम तुमको इसमें से कुछ माइनस करने देंगे। कितना माइनस करने देंगे, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आज की डेट पे उस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, मैंने बोला 120 वैल्यू है। ओके, 120 वैल्यू है उस प्रॉपर्टी का। तो 120 में तुमने कितना डिस्क्लोज किया, तो 120 में मैंने 35 डिस्क्लोज किया। ओके, कितने के बराबर था वो, 60 के। तो प्रो राटा बेसिस पे अपने माइनस कर सकते हैं। तो 120 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 60 बना 70, तो 70 माइनस करेंगे एंड कितना टैक्सेबल करेंगे, 50 को टैक्सेबल कर देंगे। सिंपल, 50 पे तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा 30% का। क्लियर। पहले क्या था देखो, ऐसा मत करना जैसे 35 lakhs वर रीअसेस, तो 35 सीधा माइनस मत कर देना, प्रो राटा बेसिस पे 35 डिवाइडेड बाई उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट था उससे डिवाइड कर देना, या जितने के बराबर वो था वो जरूर डिवाइड कर देना, अदरवाइज फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो फॉर दिखा देते कैसे एग्जाम में, x माइनस वाई इक्वल टू जेड, एक्स होगा 120 लाख, y होगा 70, z होगा 50 lakhs। कैसे आया वो देख लेना, समझ जाओगे, ठीक है। तो कैसे करना है, एक प्रॉपर्टी की कीमत थी 60 लाख रुपए, जिसमें से 35 लाख का हमने पेमेंट कर दिया। प्रॉपर्टी की कीमत थी 60 लाख रुपीज, 35 लाख रुपीज का टैक्स हमने दे दिया, और मतलब 35 lakhs को एसेस करके उस पे टैक्स दिया। 35 lakhs इज नॉट द टैक्स अमाउंट, 35 lakhs इज द वैल्यू जिसका टैक्स हमने दे दिया है। ओके, अब फ्यूचर में पता चला उसने आधा ही डिक्लेयर किया था प्रॉपर्टी, और आज की डेट में उस प्रॉपर्टी का 120 प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू, तो कायदे से पूरा 120 पे टैक्स लगना चाहिए था। बट एसएससी क्या बोलेगा, एसएससी बोलेगा यार मैंने 35 तो टैक्स दे दिया ना, तो गवर्नमेंट बोलेगी तुमने 35 टैक्स दिया 60 के ऊपर, 120 के ऊपर तो दिया नहीं।
तो 35 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 120, इतना का डिडक्शन हम तुमको प्रोवाइड कर देंगे, बिकॉज 35 तो तुमने 60 के लिए डिस्क्लोज किया था ना, 120 के लिए तो किया नहीं था। अगर 120 के लिए करता तब यहाँ 120 होता, माइनस करते पूरा 35 माइनस हो जाता, बट ऐसा है नहीं। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, 120 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 60, तो आएगा 70, और 70 माइनस करेंगे तो आएगा 50। अगर ये अच्छा लड़का होता तो ये क्या करता, पूरा 120 डिस्क्लोज करता, 120 120 कट जाता, 35 यहाँ पे आ जाता। ठीक, तो इस तरह करके इसको अपने कर सकते हैं। डन, क्लियर, सिंपल। ओके, ठीक है, डन। ओके, अभी कुछ चीजें लिख लो। सबसे पहले ये लिख लो थर्ड नंबर पॉइंट पे, थर्ड नंबर पॉइंट पेज नंबर है तुम्हारा 221। थर्ड नंबर पॉइंट के यहाँ पे जगह होगा, लिख लो। फोटो, फोटो, फोटो ले रहा है, ना मानेगा तू, ना मानेगा। However, an undisclosed asset located outside India shall be charged to tax on its value in previous year in which such asset comes to the notice of AU। लिख लिया? ठीक है, शेयर कर दूंगा। ठीक, रुको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये हो गया, इधर हो गया, ये हो गया। इधर पे ये एक्सेप्शन लिख लेना अनकोटेड शेयर में, ठीक है, जो एक्सेप्शन था अपना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, शेयर कर दूंगा, बाद में लिख लेना। अनकोटेड शेयर में एक्सेप्शन लिख लेना। और ये पार्टनरशिप वाले में ना, यहाँ लिखा सही है लेकिन तुमको समझेगा नहीं, तो इसको काट दो, इसको कट कर दो, ये वाला जो लाइन है इसको कट कर दो, और इसके बदले ये वाला पॉइंट यहाँ लिख लेना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करेंगे तो ठीक रहेगा अपने लिए। और ये एग्जाम्पल भी काट दो, और यहाँ लिख दो रेफर एलएमएस। एलएमएस वाला एग्जाम्पल ज्यादा इन डेप्थ है, ये उतना इन डेप्थ एग्जाम्पल नहीं है, तो इसको काट देने का। आओ अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे दूंगा, अभी इन प्रोसेस है, प्रिपरेशन हो रही है। बाद में आया था ना अपना स्टडी मटेरियल, इसीलिए। तो स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो ये तुम क्वेश्चन कर पाओगे। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Ravinder is an Indian citizen, left India and settled in UK on 10/4/2016. He had never left India previously. In April 2008, he acquired a property of 200 lakhs in his name in the financial year 2013-14 at Malaysia. The assessing officer come to know of this in March 24 based on the investigation made by the ED in some other person case. दूसरे का केस था, ये पकड़ में आ गया, पता चला मलेशिया में इसका 2 करोड़ का एक प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है। Assessing officer, having recorded some concrete evidence against Ravinder, issued a notice under Section 10 of the Black Money Act and Imposition of Act 2015. Mr. Ravinder Consol contended that since Mr. Ravinder is not resident in financial year 23-24, a notice of 10 should not be issued to him. Is issue of notice on Ravinder under Section 10 of Black Money Act tenable in law? Examine. बताओ। बोलो बोलो बोलो, तो ध्यान से देखो। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 13-14। ये इंडिया कब छोड़ के गया, 2016 में। यानी ये जब इंडिया में था तब इसने वो प्रॉपर्टी बनाई है, जब ये इंडिया में था तब इसने वो प्रॉपर्टी बनाई। उस दिन तो ये रेसिडेंट था ही,
जिस दिन ये प्रॉपर्टी बनाई उस दिन वो रेसिडेंट था, बिकॉज ये आज तक इंडिया छोड़ के गया नहीं कभी भी, तो वो सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा। अब अगर वो सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा, वो रेसिडेंट था, तो 200 लाख की जो प्रॉपर्टी उसकी बनी, दो वो अपने को दो वो 13-14 की थी, पता चली, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन मेरे को पता चला, जिस दिन एओ को पता चला, उसी साल उस पर असेसमेंट कर देगा वो। तो क्या नोटिस आ सकता है? नोटिस आ सकता है। ठीक है। हाँ तो पियो ग्लूकॉन डी। मैं क्या बोलूं उसमें? मैं तो पी के आया हूँ। तो यार रविंदर आज तक इंडिया छोड़ के गया नहीं 2016 से पहले, तो उसको 13-14 की एक प्रॉपर्टी पकड़ में आई मलेशिया में, तब तो वो रेसिडेंट था। और क्या लिखा हुआ है? सिंपल सी बात लिखी हुई है कि अगर जिस दिन पकड़ में आया उसी दिन उसको एसेस कर देंगे, फर्क नहीं पड़ता है कितने साल पुरानी प्रॉपर्टी थी। ओके, चलो। He was resident, an ordinary resident India in financial year 13-14. We acquired the property in Malaysia. Accordingly, notice under section 10 can be issued and is tenable in law. Okay, simple है. Undisclosed asset would be liable to tax in previous year in which such asset comes to the notice of assessing officer. Assessing officer के notice में आया तो हो जाएगा. Okay. नहीं, रेसिडेंट होना जरूरी है ना, तो टैक्स पे करना पड़ेगा 30% से। रेसिडेंट नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तो ये गया। अब आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर नहीं, 12 नंबर। 12 नंबर बोलता है Mr. Hersit stayed in India for 48 days during 23-24. He had acquired a house property in country A in September 2013, 80 lakhs. Out of the investment of 80 lakhs, 50 lakhs were assessed to tax in the total income of 13-14 and 12-13 when he was resident in India. The remaining income has not been assessed to tax in any year. The asset comes to the notice of AO on March 24. The value of the house property as on 1/4/2023 was 120 lakhs. What is the value of undisclosed asset in the hands of Mr. Harshit for the purpose of Black Money Act? And in which year it would be chargeable to tax? बता दो दोस्तों, मजा आ जाएगा, ये बता दो। 2013 में 80 लाख की मेरे को पता चली। ठीक है, 80 लाख का एक प्रॉपर्टी है इसके पास, मेरे को पता चला। इस 80 लाख में 55 लाख का पेमेंट उसने ऑलरेडी कर रखा है। ओके। आज की डेट पे उसका वैल्यू 120 लाख है प्रॉपर्टी का। मेरे को आज पता चला एओ को। तो पहली बात, मार्च 24 को पता चला, तो ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एसेस किया जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इसको एसेस किया जा सकता है। कितना वैल्यू बनेगा? तो 120 है पूरा वैल्यू। ठीक है, जिसमें से उसने डिक्लेयर कितना किया? 55 किया 80 के लिए। तो 120 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 80, तो बना कितना? 82.5। तो 82, तुम लोग पहले कुछ और आंसर लिख रहे थे, 37.5 क्यों लिख रहे थे? 82.5 होगा ना। तो 82.5 इज द इनकम जिसपे वो टैक्स का पेमेंट करेगा। हाँ हाँ, लेस करो, लेस करो। हाँ बाबा ठीक है, लेस कर दिया 37.5, तुम लोग सही। ठीक है, 37.5। एनर्जी कम है ना, ग्लूकॉन डी। चलो ये तो गया। अब आते हैं ये वाला। ये भी छोटू सा क्वेश्चन एकदम, देख बहुत छोटू छोटू क्वेश्चन आते हैं, फटाफट सॉल्व हो जाते हैं एकदम। अपार्टमेंट लोकेटेड है कंट्री एक्स में, बॉट किया था हमने 1988 में 10 lakhs का। इट वाज सोल्ड इन द ईयर फॉर 30 lakhs। द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट इन कंट्री एक्स in the year 2004. Another apartment was purchased for 45 lakhs. The investment in the new apartment was made through withdrawal from the bank account in country X. New apartment has not been transferred before valuation date and its value is 55 lakhs. थांबा 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 थांबा, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। Assuming that the value of foreign bank account in country X as computed is 70 lakhs, what would be the fair market value of new apartment? न्यू अपार्टमेंट का फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगा? बताओ। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है ना कि मेरे को पढ़ने में भी इसको अच्छा नहीं लग रहा है। बताओ क्या होगा?
एक अपार्टमेंट है कंट्री एक्स में, 10 लाख में खरीदा था, उसको बेच दिया 30 लाख में, बैंक अकाउंट में पैसा डाला। दूसरा अपार्टमेंट खरीदा 45 लैक्स का, इस वाले बैंक से पैसा निकाला था, नए अपार्टमेंट को हमने ट्रांसफर नहीं किया। आज की डेट पे 55 लैक्स का वैल्यू है, फॉरेन बैंक में जो पैसा है वो 70 लैक्स का है। मेरे को बताओ नए एसेट का कितना वैल्यू है। वहीं घर पे आके मारूंगा, घर पे आके मारूंगा इसका आंसर गलत दिया तो। शाबाश। अरे एसेट का वैल्यू तो 55 लैक्स है, माइनस तो बैंक वाले के लिए करते थे, ये अपने से फ्लैट का वैल्यू पूछ रहा है, न्यू अपार्टमेंट का वैल्यू पूछ रहा है। वो तो 55 लाख है, कॉस्ट या एफएमवी विच एवर इज हायर, 55 लाख। बात खत्म। जब बैंक का पूछता तब अपने को करना पड़ता 70 लैक्स माइनस, 70 लैक्स माइनस 45 लैक्स, तब करते। नए वाले के लिए हमने कब माइनस किया, कभी नहीं किया। तो 45 या 55 विच एवर इज हायर, तो आया 55। बैंक पूछता तो 70 माइनस 45 करते। ठीक है, क्लियर, समझा? नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है। अरे यही वाला सेम एग्जांपल है, कहाँ कुछ अंतर है इसमें। देखो यहाँ पे हमने किस में माइनस किया, 60 में से 35 माइनस किया था, एग्जांपल याद होगा तो। फ्लैट बी से थोड़ी कुछ माइनस किया था, फ्लैट बी तो 55 ही है। ओहो, प्यारे भोले बच्चे, क्वेश्चन नहीं समझ पाते। अच्छा, अब ये क्वेश्चन करते हैं। Mr. Pillow was a managing director at Surat. He retired in June 2009 and left India permanently in January 2012. It came to notice of the GD on June 23 that Mr. Pillow has accumulated assets during the previous year 8-9 exceeding 500 lakhs outside India, which were not disclosed for income tax purpose up to the assessment year 12-13, for which return of income was filed in India. Mr. Pillow was served a notice under Black Money Act. ये ओपिनियन है कि 10 साल हैव elapsed for the last year which he has assessed in India, no proceeding could be initiated. Right या wrong? रॉन्ग कर सकता है, बिकॉज जिस साल नोटिस में आया उसी साल वो उस पर टैक्स लगा सकता है। अपने को भले ये जून 23 में पता चला तो अपने फिर भी फाइनेंशियल ईयर 23-24 पे इस पे टैक्स लगा सकते हैं। ये एसेट कब का, 8-9 का, 2008 2009, तब ये इंडिया में था, यानी तब ये इंडिया का रेसिडेंट था, तो अपने इस पे टैक्स लगा सकते हैं। दैट्स इट, सिंपल। दिस क्वेश्चन इज ऑल योर्स, इसमें गलती मत करना भाई। ठीक है, पहली बात तो एक चीज यहां देख लेते हैं, एक्सचेंज रेट अपने को दे रखा है कितना, 1,471, ये 72, ये 73। पहले बता दो कौन सा लेना है, एक्सचेंज रेट कौन सा लेना है, आरबीआई रेफरेंस रेट कौन सा लेना है, 71 लेना है। ठीक है, तो यहाँ 71 लिख देता हूँ। ठीक है, चलो अब जूम कर देता हूँ। दिस क्वेश्चन इज ऑल योर्स, ये अगर राइट सॉल्व कर लिया ना तो मजा ही आ जाएगा। और इसमें भी मोए मोए होगा, ठीक है, मोए मोए मूवमेंट वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से सॉल्व करना। रिकॉर्डिंग वालों कर लो थोड़ा सॉल्व, थोड़ा कमेंट्स में बता दो। मोए मोए क्वेश्चन है, मोए मोए क्वेश्चन इज अ गुड थिंग है, मोए मोए क्वेश्चन। जाके खोलो, खोलो बुक खोलो ना, रूल 3 देखो ना, वैल्यू कैसे निकालते, क्या लिखा है रूल 3 में, पढ़ो एक बार बुक खोल के, कौन से बुक खोलो, खोलो खोलो, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी के लिए क्या लिखा है, बैंक के लिए क्या लिखा है।
तो प्रॉपर्टी के लिए तो लिखा हुआ है कॉस्ट या एफएमवी 1/4/2023 वाला, विच एवर इज हायर। कॉस्ट है 20,000 रुपए प्रॉपर्टी की, 1/4/2023 की वैल्यू है 25,000। तो चलो ये तो मेरे को समझ में आ गया, ये 25,000 अपने को लेना है प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, शाबाश। अब देखो, वहां पे इंटरेस्ट फिंटरेस्ट कुछ लिखा है रूल 3 में, बैंक में कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। तो फिर सिर्फ और सिर्फ जितना डिपॉजिट किया वही लेना है। तो कितना डिपॉजिट किया? 10,000। तो 35,000 इंटू 71। अच्छा, एग्जाम में अलग अलग निकालना, एक साथ निकाल दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इस पे 30% का टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। गॉट इट सबको? 10,000 कैसा है? इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं लेना है, गलती मत कर देना। जो लिखा है बहुत बारीक लिखा है, बस वही इसी को ही कंसिडर करना है। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट का ही मार्क करेंगे, चार्ट तो क्वेश्चन ही है इसमें। टू द पॉइंट चलना, एकदम टू द पॉइंट चलना। अब एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है वो भी देख लो, वो भी जरूरी है। तो देखो, रेसिडेंशियल के लिए कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, तो 25,000, 71 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर आ जाएगा। बैंक के लिए ऑल डिपॉजिट मेड, तो 10,000 सिर्फ, तो 71, तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल एकदम। ओके, इंटरेस्ट नहीं लेना है। अब नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम ना हो तो एक काम कर लो, यहीं लिख लो, डोंट कंसिडर इंटरेस्ट, यहाँ पे लिख लो। अब नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन ऊपर देखते ही हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा, टाइम बर्बाद नहीं होगा। डोंट कंसिडर इंटरेस्ट। ओके, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं। Where tax has been computed in relation to undisclosed foreign income and asset, तो ऑलवेज पेनल्टी तो लगनी ही लगनी है। जितना टैक्स है, इन एडिशन टू टैक्स सम इक्वल टू थ्राइस द अमाउंट ऑफ टैक्स, 3 गुना टैक्स का पेनल्टी लगेगा। और रिटर्न नहीं लगाया तो फर्निश रिटर्न इन रिलेशन टू फॉरेन इनकम, 10 लाख की पेनल्टी। फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन रिटर्न ऑफ इनकम और फॉर फर्निशिंग इनएक्यूरेट पर्टिकुलर अबाउट द एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, 10 लाख। रिटर्न नहीं लगाया, 10 लाख। गलत लगाया तो भी 10 लाख। दोनों ही सिनेरियो में 10 लाख की पेनल्टी लगेगी। डिफॉल्ट इन पेमेंट इन टैक्स एरियर, अमाउंट इक्वल टू दी अमाउंट ऑफ टैक्स एरियर, जितना टैक्स है उतने तक की पेनल्टी लग जाएगी तुम पे। फेलियर विदाउट रीजनेबल कॉज टू आंसर एनी क्वेश्चन पुट टू हिम, ये क्वेश्चन पूछते और जवाब नहीं देते हो ना, इनको गुस्सा आ जाता है, सही बता रहे, पेनल्टी लगा देते। जवाब दे देना, नहीं तो 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग जाएगी, और सही जवाब देना पड़ेगा। और सुमन बुलाएगी ना तो चले जाना, सुमन की बातें टालते नहीं है, तो 50,000 से 2 लाख तक की पेनल्टी लग जाती है। सर हमें तो कोई नहीं बुला रहा है, तो मैं क्या करूं? willful failure to furnish return in relation to foreign income asset before expiry of assessment year by the person, तो इसके लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ टू 7 ईयर्स की जेल, तो 6 महीना तक से 7 साल तक की जेल और फाइन दोनों लग सकता है। ये मेरा चैप्टर थोड़ी है, मेरे ऊपर थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग। willful failure to furnish in the return of income any information about the asset located, ये 2 बार हो गया, नहीं, रिगरस 2 बार हो गया। willful attempt to evade tax, rigorous imprisonment of 3 years to 10 years plus fine, हल्के में मत लो, ये सब आ जाता है एग्जाम में। willful attempt to evade payment of tax और पेनल्टी इंटरेस्ट अंडर दिस एक्ट बाय एनी पर्सन, तो अगर ये रेसिडेंट ऑर्डिनरली रेसिडेंट करता है तो 3 से 10 साल तक का जेल होगा, कोई और पर्सन करेगा तो 3 मंथ से 3 साल तक का जेल होगा और फाइन भी लग जाएगा। ओके, फिर फॉल्स स्टेटमेंट, झूठ बोला तो 6 महीना से 7 साल तक के लिए जेल जाना पड़ेगा प्लस फाइन लगेगा। और मान लो कि तुम पकड़े गए, ठीक है, तो मान लो राहुल पकड़ा गया, राहुल पकड़ा गया तो राहुल तो जेल जाएगा, राहुल बोल देगा कि विपुल ने मेरा मदद किया था, तो विपुल भी जेल जाएगा 6 महीना से लेके 7 साल तक। 6 महीना से लेके 7 साल तक विपुल को भी जेल जाना पड़ेगा, तो जो एड और अबेट करता है वो भी जेल जाएगा 6 महीना से 7 साल तक। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट टाइम किया तो 3 साल से लेके 10 साल तक का जेल लगेगा और फाइन लगेगा 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक, सॉरी 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक। ओके, 50 वाला काट दो, आई थिंक 2 बार आ गया।
नहीं, दो बार नहीं, एक में फॉरेन इनकम बोल रहा है, इंडिविजुअल इनकम इन्फॉर्मेशन अबाउट दी एसेट, एक ही बात है, एक ही है, दो बार हो गया है लग रहा है। दो बार नहीं है एक्चुअली, ये वाला बोल रहा है कि बताया नहीं तुमने रिटर्न में, और ये बताया ही नहीं, तो उस सिनेरियो में 6 मंथ से शायद दोनों के लिए सेम है, क्या ही फर्क पड़ता है, 6 महीना टू 7 साल लगा देने का, कोई फर्क नहीं पड़ता। काट दिया ना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्या बताए, 4 पेज का तो चैप्टर है, इसमें इंपॉर्टेंट हम कहाँ से मार्क करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज, एक पेज में पूरा चैप्टर खत्म, ये पूरा कर लेने का। पेनल्टी लर्न करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट बताइए, 1 2 3 4 5, 5 पेनल्टी है, उसमें भी एक कॉमन ही है, तीन तो पेनल्टी है, इसमें क्या करोगे। ये आएगा इस बार, पक्का आएगा, ये पक्का ये पक्का आने वाला चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हल्के में मत लो दोस्तों। एंड इसी के साथ दोस्तों समाप्त होता है अपना क्लास नहीं, ब्लैक मनी एक्ट। अब चलते हैं ऑनलाइन की तरफ, ऑनलाइन गेम की तरफ। इसके लिए एक मस्त एग्जांपल ड्राफ्ट किया हूं, आ जाओ। बेसिक चैप्टर का है और टीडीएस चैप्टर में, ठीक है, बेसिक और टीडीएस में। 5 मार्क्स मिलेगा 5 पेज में, बिल्कुल मिलेगा। चल, अब ये ऑनलाइन गेम मतलब क्या हो गया, ये ऑनलाइन गेम मतलब वही ड्रीम 11 और फैंटेसी स्पोर्ट्स जो भी है, जितने सारे हैं वो सारे, जो तुम्हारे इन्फ्लुएंसर लोग प्रचार करते हैं बड़ा बड़ा पैसा लेके, वो सारे फ्यूचर गेमिंग नहीं, ऑनलाइन गेम। ठीक, तो उस केस में टैक्स लगता है 115 बीबीजे में, और टीडीएस कटता है 194 बीए में। क्या बोला, टैक्स लगता है 115 बीबीजे में, एंड टीडीएस कटता है 194 बीए में। दोनों सेक्शन नंबर लर्न करने, आज जो भी पढ़ा रहा हूं ना, तुम 10 मार्क्स या 8 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसमें से 6 से 10 के बीच में आएगा ही आएगा, आना ही है, आना ही आएगा ही इसमें, हर बार ही होता है, अमेंडमेंट से देते ही है वो। तो 115 बीबीजे और 194 बीए में उसका टीडीएस कटेगा, यानी ड्रीम 11 से जो भी पैसा कमाओगे उस पर 30% तुमको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, और उस पर 30% पहले ही टीडीएस कट चुका होगा विड्रॉल। अब कब क्या कैसे कटेगा यही सीखना है, और एक एग्जांपल भी मस्त बना के आया, उसमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, वरना एबीसीडी पढ़ते रह जाओगे, एबीसीडी मतलब समझ जाओगे। तो सबसे पहले 115 बीबीजे देखते हैं, टैक्स जो लगने वाला है। तो 115 बीबीजे अपने को बोलता है कि 30% ऑन नेट विनिंग लगेगा, किस पे लगेगा, 30% ऑफ नेट विनिंग। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम लोग को याद होगा 115 बीबी में हमने क्या पढ़ा था, 30% टैक्स लगता था, कोई भी एक्सपेंस माइनस नहीं करते थे, कोई भी डिडक्शन नहीं दे सकते थे। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे बोलता है सिर्फ नेट विनिंग पे तुमको पैसा देना पड़ेगा। क्यों, रीजन है, पहली बात तो ये लोग आ ही नहीं रहे थे टैक्स के अंदर, लफड़ा कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने इनको शांत करने के लिए बोला कि अरे ठीक है तुम घबराओ नहीं, सिर्फ नेट विनिंग का 30% टैक्स दे दो तुम, ठीक है, सिर्फ नेट विनिंग का दो। बोले ठीक है चलो, नेट विनिंग का 30% देंगे, तो इसलिए इनको एक एडेड बेनिफिट है नेट विनिंग वाला, बाकी 115 बीबी में कोई एडेड बेनिफिट नहीं है। याद है हॉर्स वाला हमने पढ़ा था, एक हॉर्स में जीता था, एक हॉर्स में हारा था, तो सिर्फ जीते वाले पे हमने टैक्स लगाया था। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है A+D - B+C। सर A+B होल स्क्वायर नहीं, हाउ, सिंपल से समझाता हूँ, ABCD पढ़ोगे ना भूल जाओगे। मिस्टर एक्स प्लेज ऑन MT11 एज फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप, इसमें ये खेलते हैं, ओपनिंग बैलेंस है इनका 10,000, 10,000 रुपए इन्होंने लगाया, 20,000 रुपए जीत गए, ओ माय गॉड। फिर उस पैसे को लगाया, 15,000 रुपए जीत गए, ओ माय गॉड। लालच, लालच दोस्तों, लालच। 20,000 रुपए इसने डिपॉजिट किया, जैसे ही इसने 20,000 रुपए डिपॉजिट किया, इसको हुआ लॉस 13,000 रुपए का, सीधा 13,000 रुपए का इसको लग गया लॉस, गिव। जैसे ही लॉस लगा, तो वही, भाई लॉस हो रहा है पैसा निकाल लो, 36,000 रुपए तुरंत विड्रॉ, पहले ही फुर्सत में विड्रॉ, लॉस होते ही। बट बीता 3 4 दिन 5 दिन बीता, बट एक जुआरी तो जुआरी होता है, क्या ही कर सकता है, उसको तो लत छूटेगा नहीं। तो फिर से 10,000 रुपए डाले, जैसे ही 10,000 रुपए इसने डाले, फिर से एक गेम खेला और विन हो गया 12,000। लालच दोस्तों, लालच। जैसे ही 12,000 रुपया जीता,
दूसरे गेम में फिर 4,000 का लॉस। ओ माय गॉड, इनकी हो गई हालत टाइट। जैसे इनकी हालत टाइट हुई, इन्होंने सीधा 16,000 का विड्रॉल मारा, विड्रॉल मारा, एंड फिर ईयर एंड में 18,000 का बैलेंस बच गया। अभी पढ़ेंगे टैक्स के बारे में, टीडीएस के बारे में नहीं, ठीक है। तब टैक्स कितने पे लगेगा, तो इसको समझने के लिए ऐसे समझो, एक सिंपल कॉन्सेप्ट देता हूं। विड्रॉल मतलब क्या हो गया, मेरी कमाई, पैसा निकाल रहा हूं ना, मेरी कमाई है। तो विड्रॉल को मान लो सेल्स। ओपनिंग तो ओपनिंग होता है, क्लोजिंग तो क्लोजिंग होता है, करेक्ट। और डिपॉजिट मतलब पैसा लगा रहा हूं, पैसा डाल रहा हूं तब कमा रहा हूं। तो डिपॉजिट को मान लो परचेज, ठीक है। विड्रॉल को हम समझो सेल, ओपनिंग ओपनिंग होता है, क्लोजिंग क्लोजिंग होता है, डिपॉजिट को मान लो परचेज। बताओ प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कॉस्टिंग वालों बताओ कैसे निकालोगे। तो प्रॉफिट निकलता है सेल्स प्लस क्लोजिंग, करेक्ट। सेल्स प्लस क्लोजिंग, इसमें अपने क्या माइनस करते हैं, अब तो आएगा ही नहीं समझ में। अरे सिंपल है, पीएल 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 मेरे दोस्तों, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, इसको भूल जाओ। पीएल में आते हैं, पीएल तो समझेगा, हाँ पीएल समझेगा। ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल्स, परचेजेस, तो अपने को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, करेक्ट। मैं बोलता हूं सेल्स को मान लो तुम अपना विड्रॉल, तुम्हारी कमाई है, पैसा निकाल रहे हो, जेब में रुपया गिर रहा है, विड्रॉल, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग बैलेंस। परचेज मतलब पैसा लगाते तभी तो कमा पाएंगे ना, बिना पैसा लगाए थोड़ी कमा पाएंगे। तो हमने जो पैसा लगाया उसको मान लो परचेज यानी डिपॉजिट। ओके, अब तो निकाल लोगे प्रॉफिट, चलो निकालते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस है 10,000। सेल्स बता दो कितना है, सेल्स मतलब हो गया विड्रॉल, कितना विड्रॉल है टोटल। तो टोटल विड्रॉल है इसका 36,000 एंड 16,000, करेक्ट। 36 और 16, देखो 36,000 का विड्रॉल और 16,000 का विड्रॉल। तो 36 प्लस 16 आया 52 का विड्रॉल किया हमने, ठीक है। क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग बैलेंस 18,000, ठीक है। 18,000 क्लोजिंग बैलेंस, ओके। परचेज मतलब हो गया डिपॉजिट, तो देखो कितना डिपॉजिट किया इसने टोटल अभी तक, 30,000 डिपॉजिट किया, कैसे आया, 20,000 प्लस 10,000, 30,000 डिपॉजिट किया, तो परचेज हुआ इसका 30,000। नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, बताओ कितना है। तो 52,000 प्लस 18,000 माइनस किया 10,000 माइनस किया 30,000, तो कितना आया 30,000। दोस्तों आपको पता है ये जो 30,000 आया है ना, यही है आपका नेट विनिंग, और इसी पे 30% का टैक्स देना है। अब देखो फॉर्मूला वाइज, विड्रॉल को बना देंगे ए, क्लोजिंग को बना देंगे डी, ठीक है। ओपनिंग को बना देंगे बी, एंड परचेजेस को बना देंगे सी। नहीं, एक सेकेंड, परचेजेस को बनाएंगे बी एंड इसको बनाएंगे सी। तो फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा, ए प्लस डी, करेक्ट, ए प्लस डी माइनस सी प्लस बी, तो माइनस सी प्लस बी, यही फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला वाइज अगर बताए तो यही बन रहा है ना, ए प्लस डी माइनस सी प्लस बी, 30,000 आएगा। अब देखो यही तो लिखा है यहाँ पे, ए हो गया विड्रॉल, बी हो गया, डी हो गया क्लोजिंग बैलेंस, लेस किया डिपॉजिट और लेस किया ओपनिंग बैलेंस, आ गया। फॉर्मूला के बिना कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं यार, फॉर्मूला के बिना बिल्कुल जरूरी नहीं है याद करना, डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। पीएल बना मत देना, वहां पे रफ में बनाना, पीएल मत बना देना। अच्छा पीएल बनाओगे तो कर ही लोगे, ये हुआ एडी, ये हुआ बीसी, एडी बीसी हो गया, सिंपल है। चलो, अगर लर्न कर लोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, बिकॉज ऐसा ही है, लॉ में लिखा हुआ है ना, तो थोड़ा लर्न कर लोगे तो बेटर रहेगा। कोशिश करना लर्न करने का, वैसे आंसर तो अब कर लोगे, आई डोंट थिंक सो अब कोई दिक्कत आएगी। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा पीएल इमेजिन करना, ओपनिंग ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग क्लोजिंग हो गया, विड्रॉल सेल्स हो गया, और वो परचेज हो गया अपना डिपॉजिट। इस तरह करके समझोगे ना, कभी भी गलती नहीं होगा, कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे तुम लोग। ओके, इजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीडीएस। टीडीएस कब कटेगा, ठीक है। तो टीडीएस इसका कटेगा 30% ऑन विड्रॉल, ओके। एक लिमिट है, लिख लो,
जब 100 रुपीज से ज्यादा होगा पर मंथ तभी काटना है टीडीएस। टैक्स तो लगेगा, टीडीएस काटना है जब 100 रुपीज पर मंथ से ज्यादा का होगा। एट द टाइम ऑफ विड्रॉल 30% टीडीएस कटेगा। अब फर्स्ट विड्रॉल जब तुमने किया, यानी पहली पहली बार विड्रॉ किया पूरे साल में, तो वही ए माइनस बी बताएंगे, नहीं समझोगे सीधा इधर आओ। पहली बार जब विड्रॉ कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन में हम पहली बार कहां विड्रॉ कर रहे हैं, तो पहली बार का विड्रॉल अपना यहाँ है 36,000। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, वही सेम जो अभी पढ़ा। विड्रॉल मतलब हमारी कमाई, तो हमारी कमाई में से डिपॉजिट और ओपनिंग बैलेंस लेस कर देंगे, डिपॉजिट और ओपनिंग बैलेंस लेस कर देंगे, यानी अपना ओपनिंग बैलेंस और परचेजेस लेस कर देंगे। तो वही सेम 36,000 में से 20,000 और 10,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 6,000। तो फर्स्ट विड्रॉल पे कितना कटेगा, 6,000 पे 30% टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सब्सिक्वेंट विड्रॉल की। अगर सब्सिक्वेंटली विड्रॉ करते हैं तो क्या होगा। तो अभी तो हमारा 6,000 पे टीडीएस कटा है। अब सब्सिक्वेंट विड्रॉल मतलब अब जितनी बार भी विड्रॉ करते रहेंगे उतनी बार। तो इसमें एक ही एग्जांपल में अपने समझते हैं। नेक्स्ट टाइम हम कहां विड्रॉ कर रहे हैं, 16,000 रुपए यहां विड्रॉ कर रहे हैं। तो वही सेम, एकदम एकदम डिट्टो सेम। हमारी कमाई 16,000, बट हमने 36,000 भी विड्रॉ किया था, तो वो भी हमारी कमाई है, वो भी हमारा सेल्स का पार्ट है। तो 36,000 ओपनिंग बैलेंस लेस कर देंगे, डिपॉजिट लेस कर देंगे 20,000 वाला, और 10,000 वाला डिपॉजिट भी लेस कर देंगे। तो कितना आया, 12,000 आया। कितना आया, 12,000। बट इस 6,000 पे तो टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है। करेक्ट, 6,000 पे तो टीडीएस कट गया ना, यहां तक वाले में तो टीडीएस कट ही चुका है, यहां तक वाले पे। तो ये वाला टीडीएस जितने पे कटा है, नहीं जो नेट विनिंग है वो लेस कर देंगे। तो बचा हुआ 6,000 पे 30% से टैक्स पे टीडीएस कटेगा। समझ गए। अब आओ इसको फॉर्मूला वाइज भी देख लेते हैं। 12,000 कैसे, देखो जब यहां तक काउंट करेंगे तो पूरा लेना है यहां से यहां तक। ठीक है, तो विड्रॉ किया 16,000 और 36,000 का विड्रॉ किया हमने। तो 16 प्लस 36 हुआ 52। इसमें 10,000 ओपनिंग, 20,000 डिपॉजिट और 10,000 का डिपॉजिट लेस कर दिया। तो हमने इसमें 40 लेस कर दिया, तो आया 12,000। अब ये वाला नहीं लेना क्योंकि ये तो अभी हुआ ही नहीं ना, अभी तो अपने यहां खड़े, विड्रॉल के टाइम पे टीडीएस कटेगा ना। तो हुआ 12,000, 12,000 बनी नेट विनिंग। बट यहां से यहाँ का 6,000 पे तो टैक्स हमने ऑलरेडी पे कर दिया है ना, तो यहाँ का 6,000 अपने कर देंगे माइनस। तो वी विल गेट रिमेनिंग 6,000 का 30%। अब इसको फॉर्मूला वाइज बताऊं तो वही है, फर्स्ट विड्रॉल के लिए ए मतलब हो गया विड्रॉल, बी प्लस सी मतलब हो गया डिपॉजिट और ओपनिंग बैलेंस। तो ए में से डिपॉजिट और ओपनिंग बैलेंस माइनस कर देंगे। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट विड्रॉल के लिए ए में से डिपॉजिट माइनस करेंगे, ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे, और नेट विनिंग जिसपे ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है वो माइनस कर देंगे। क्लियर, सिंपल। अब मान लो, अब यहाँ इसी एग्जांपल को अगर एक्सटेंड करूं, मान लो कि यहाँ क्लोजिंग नहीं होता, यहाँ कुछ और डिपॉजिट विड्रॉल, डिपॉजिट नहीं होता, विन और विड्रॉल होता। तो उस सिनेरियो में मान लो अगर यहाँ पे विड्रॉल आता है तुम्हारा 90,000 का, और कैलकुलेट करके अपने निकाल लेते हैं नेट विनिंग, अगर यहाँ पे अगर अपने निकाल लेते हैं 18,000 रुपए का, तो अब क्या करते, यहां से यहाँ का 6,000, यहां से यहाँ का 6,000 वो भी माइनस करते, तो टोटल 12,000 रुपया यहाँ पे अपने माइनस करते, और फिर जो नेट फिगर आती है उस पर टैक्स लगाते। ठीक है, तो ये हमेशा चलता रहेगा, जब तक क्लोजिंग नहीं होगा तब तक ये चीज चलती रहेगी, और हर बार उस पर टीडीएस कटता रहेगा 30% से। फॉर्मूला वाइज ये रहा। सिंपल, इजी। जीएसटी तो फिर एकदम ही अलग हो गया, ये तो अलग चीज हो गई। जीएसटी में भी अमेंडमेंट है इससे रिलेटेड, हाँ, तो वो भी करने का है, वो नहीं छोड़ने का। अब ये जो भी वैल्यू अपने देख रहे हैं ना, इस वैल्यू में जहां कहीं भी हर जगह ओपनिंग में ही होगा जनरली ये वैल्यू। तो ये वैल्यू में अपने को इंसेंटिव और बोनस विच इज नॉट विड्रॉएबल उसको इग्नोर करना है। म्हणजे होता नहीं है, जैसे अपने कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो अपने को 100 पॉइंट्स दे देता है खेलने के लिए, बट वो उसको अपने विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ खेलने वाला पॉइंट है। तो उसको फिर नहीं करना, उसको इग्नोर कर देना, उसको अपने को क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो दैट्स इट, यही था ऑनलाइन गेम, एकदम सिंपल। अब फॉर्मूला वाइज लर्न करना चाहो तो फॉर्मूला वाइज लर्न कर लो, चाहे पीएल के हिसाब से लर्न करना चाहो पीएल के हिसाब से कर लो, जैसे करना चाहो वैसे कर लो। बट
कोशिश करना कि ये फॉर्मूला तुमको रट जाए तो बेटर रहेगा। ऐसे पढ़ेंगे तो फेस टू फेस में हाउसफुल ऑडिटोरियम में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाउसफुल ऑडिटोरियम क्या, हाउसफुल सब कुछ कर देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। बस 60 लेके आओ जल्द से जल्द बस। और इसमें मेरे को कुछ नहीं बताना, खत्म हो गया, इतना ही चाहिए, छोटा सा एकदम। इसीलिए उस समय नहीं लिया ना, अभी इसको ले लिया। अच्छा, ये पढ़ना कहाँ से, ये यहीं से पढ़ना है का, ठीक है। तो लिख लेना, बेसिक वाले में भी मिल जाएगा और टीडीएस में भी मिल जाएगा, ये दोनों वहां जाके लिख लेना। एलएमएस पेज नंबर 582 एंड 583। सर कहाँ बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोग को समझ में नहीं आता कभी कभी। ये देखो, यहाँ पे पेज नंबर 212 में यहाँ पे लिख लो, एलएमएस से पढ़ना है। एलएमएस का पेज नंबर है अपना 582 583, 582 एंड 583, यहां से पढ़ना है इसको, ठीक है। अब ये सेम चीज लिख लेना यहाँ पे भी। कहाँ पे सर, एकदम यहाँ पे फर्स्ट नहीं पेज है, कहाँ है, पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 में भी ये पॉइंट यहाँ पे लिख लेने का, ठीक है। सीधा वहीं से पढ़ लेना, दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी नहीं है, क्वेश्चन है नहीं अभी इससे रिलेटेड, तो नहीं कर सकते, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ही नहीं, क्या करेंगे। नहीं है, नहीं है, 115 बीबीजे नहीं है। नहीं है। 194 बीए ना, नहीं है। फिर कुछ आता है तो देखते हैं। हाँ तो लगाना भी चाहिए पेपर में, हाँ पेपर में पक्का आएगा। और तुम लोग को बार बार बोल रहा हूँ, जो जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये एग्जाम्पल जो मैंने बनाया है, पेपर इसी से ही बनेगा। ये एग्जाम्पल को अगर अच्छे से कर लिया ना, 100% तुम्हारा इजीली हो जाएगा, इजीली कर लोगे तुम। ओके, आओ अब एक और पेंडिंग टॉपिक है, वो भी कर लेते हैं, 2 मिनट का। टीडीएस ऑन डिविडेंड, ये रह गया था अपना, क्या लगा था, भूल गया है। कुछ नहीं भूलता हूँ। तो सेक्शन नंबर 194 में टीडीएस ऑन डिविडेंड लगता है। अगर नॉन रेसिडेंट को डिविडेंड का पेमेंट करोगे तो 20% से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। रेसिडेंट को करोगे तो अगर कैश में दिया तो बिना किसी लिमिट के 10% से टीडीएस कटेगा, 10% से। अदर देन कैश में पेमेंट किया तो अगर इंडिविजुअल को पेमेंट कर रहे हो अप टू 5,000 तो कोई टीडीएस का पेमेंट नहीं होगा। अदर देन दिस 10% से टीडीएस कटेगा। तो टीडीएस ऑन एडवांस टैक्स, टीडीएस ऑन डिविडेंड हमने क्या देगा, सेक्शन नंबर 194। नॉन रेसिडेंट को 20%, रेसिडेंट को कैश में दिया तो बिना किसी लिमिट के 10%, अदर देन कैश दिया तो इंडिविजुअल के लिए एक एक्सेप्शन है 5,000 का, अगर अप टू 5,000 है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। उसके अलावा फर्म को दिया या 5,000 से ज्यादा दिया तो 10% का टीडीएस कट जाएगा। 10% से टीडीएस कटेगा 194 में। चल देख लो अब इसको। और तो कुछ बाकी नहीं रह गया। नहीं, उसकी बात लूंगा अभी, तो तुम आग मत लगाओ, ठीक है। डन, इजी है, टीडीएस ऑन डिविडेंड। ओके, ओके, सो दैट्स इट दोस्तों। यहाँ खत्म होता है आपका लास्ट क्लास। फाइनली ओवर हो गया हमारा पूरा डीटी का सिलेबस। अभी भी कुछ चीजें बची हैं, बता देता हूँ, एक बारी सुन लो। गार का वीडियो शेयर किया था, आशा करता हूँ कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो कर लेना। ब्लैक मनी हमने कंप्लीट कर लिया, मजा आ गया इसको करके। डिडक्शन चैप्टर जितना मेजोरिटी ऑफ द डिडक्शन है वो हमने कवर कर लिया। इसके अलावा जो है, मैं तुमको जरूर बोलूंगा एक बार पूरा चैप्टर जरूर पढ़ के जाना, बिकॉज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में आता है, तो पूरा चैप्टर पढ़ लेना। ये 3 चैप्टर सेल्फ कर लेना, 2 से 3 मार्क्स का आता है। अगर टाइम परमिट करता है, आई थिंक करेगा टाइम परमिट, तो इसका और इसका कुछ एक रिवीजन वीडियो टाइप बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से उसको कवर कर लेना, इसमें ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, ज्यादा एफर्ट नहीं देना है सब में।
जो पढ़ना है वो मैंने पहले ही बता दिया, उसको अच्छे से पढ़ना है। टोटल 53 चैप्टर्स है, हमने सब कुछ कवर कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग विथ ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर। टैक्स ऑडिट का बना रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, सेंड कर दूंगा पीडीएफ जैसे ही बन जाएगा। कुछ है नहीं, बस क्लॉज है, क्लॉज में क्या रिपोर्टिंग करना, बस यही है और कुछ नहीं है उसमें। तो वो दे दूंगा, वो रीड कर लोगे तो भी खत्म हो जाए। सो दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर दिस सेशन। आशा करता हूँ आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा डीटी पढ़ के, और आपको समझ में आ गया होगा कि सहज बैच नाम क्यों है हमारे बैच का, क्योंकि हर चीजें काफी इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। हाँ, वॉल्यूम वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वॉल्यूमिनस है, बट टफ नहीं है। एवरीडे रिवीजन करेंगे तो इजीली कवर कर लेंगे। बुक तुमको यही रेफर करनी है, कंपाइलर तुमको यही सॉल्व करना है, आरटीपी एमटीपी अलग से करनी पड़ेगी, और एडिशनल क्वेश्चन भी मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टडी मटेरियल के निकाल के तुम लोग को दे दूं, ताकि तुम लोग बस उसी को सॉल्व कर लो, अलग से और कुछ नहीं खोलना पड़े। ठीक है, एंड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप में जरूर मैसेज करना। रिवीजन वीडियो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी, मोस्ट प्रोबेबली होली के बाद ही होगी अब तो फिर उसके बाद ही अपने रिवीजन स्टार्ट करेंगे डीटीआईडीटी का। तब तक अपने एंड से एक बार पूरा कंप्लीट कर लेना, एंड कोई भी इश्यू दिक्कत होगी तो बताना। अच्छे से पढ़ाई करना, बहकावे में मत आना, अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करना, क्योंकि अभी ब्रेन वॉश भी स्टार्ट होगा तो थोड़ा उससे बच के रहना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड जय श्री राम दोस्तों। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से एग्जाम देना, बढ़िया होगा। और क्या, चलो बाय बाय। और क्या बोलूं, भाषण थोड़ी दे रहा हूँ यहाँ पे, वोट थोड़ी लेना आया हूं।